नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरमराम की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने बजट भाषण को सुना। बजट में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है, तो वहीं दिल्ली वाराणसी और मुंबई वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए बजट मंजूरी मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स खुलेगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड के युवाओं को आईआईटी की सौगात मिली। आपको बता दें कि सीएम योगी ने भाषण को सुना। बजट में यूपी के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई। सीएम योगी ने बजट भाषण को सुना। वहीं यूपी के लिए कई नई सौगातें ली गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है। वहीं केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह बजट हमारे देश के विकास पर केंद्रित है और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, खासकर वर्तमान समय में टैरिफ युद्धों और हमारे देश द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों के दौरे में। ये बजट हमारे रोजगार क्षेत्र, युवाओं के कौशल विकास, क्षमता निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों से मजबूत करने पर केंद्रित है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों में विदेशी पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए इस बजट में हमारे देश के लिए एक दीर्घकालिक विकास योजना है और ये हमारे युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए बनाया गया है। This budget is focused on the growth of our country, and it'll have a very far-reaching impact, especially now in the current days of tariff wars and the FTAs that our country is signing. This budget focuses on our employment sector, on skilling our youth, on capacity building, and on shoring up our manufacturing sectors, and also focuses on inbound tourism, especially in the health and medical sectors. So the budget has a very long-term growth plan for our country and to fulfill the aspirations of our youth. माघ पूर्णिमा को लेकर पंडित सत्यनारायण चौबे ने कहा कि आज माघ पूर्णिमा के दिन की विशेषता है कि गंगा गोदावरी में भी स्नान करने से आपको पूर्ण लाभ मिलता है और दान देने के रूप में धन वस्त्र दान दिया जाता है। की विशेषता है कि गंगा गोदावरी कहीं पर आप जाकर के गंगा में स्नान करें। स्नान करने से आपको पुण्य को प्राप्ति मिलती है और दान देने धन रुपया पैसा अन्न वस्त्र दान दिया जाता है और दान देने से महान पुण्य को प्राप्त होता है और पुण्य को इसमें जहाँ पुण्य होती है वहीं सब बाधाओं को दूर करती है और भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। सद्गुरु रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शामिल हुए। लखनऊ के संत रविदास मठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि संत रविदास अपने भक्तों और मनाने वालों का कल्याण करें। संतों ने इस देश के लिए काम किया। इस पावन जयंती कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद त्रिवेदी जी,
सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, रविदास सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस श्री हरिशंकर जी, महामंत्री संतोष कुमार जी, राकेश कुमार जी, आज कार्यक्रम में उपस्थित रविदास सेवा समिति के सभी गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज माघी पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती। आज से 649 वर्ष पूर्व प्रकटीकरण काशी के श्री गोवर्धन में हुआ था और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सदगुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैभवता के अनुरूप जिस वासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता है। लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो भगवती में गंगा, यानी साफ है तो सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, और करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग लिया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगत गुरु रामानंद मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए, 12 अलग अलग जातियों से, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था। समाज को जोड़ने, उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था, वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन तोड़ने में
एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। अब याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। बिठा न जाए देव की वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने बुलाया हो, ब्रिटिशर ने बुला दिया हो, आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने बुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की दौड़ में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। दक्षिण एशिया में कार्यरत वरिष्ठ विदेशी पत्रकार डॉक्टर वायल अवाद से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड सपना चारा ने। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको सुनाते हैं। Today we have very special guest with us, Dr. Wael Awad. He is the president of SCC as well as very senior journalist, also very renowned person or eminent personality we have. So first, you are welcome to our channel. Thank you so much. A pleasure having you. Yeah. So I wanted to ask first question. You have just inaugurated with a very eminent persons in your program yesterday. Indian Arab Chamber. You have did the inauguration. Will you please tell us? Oh yes, this is actually one of the main
achievements of the India-Arab relationship that we are having the second ministerial meeting at the second summit, with the conference taking place in India. And because of that summit, we had at the sideline the launching of this chamber. This chamber is the sole representative recognized by India and the Arab world. It focused mainly on the trade and economy and industry, and also about the cultural relation between India and the Arab world. As you know, our relation is deeply rooted in history, and we have a 5,000 millennia where people used to contact and communicate and travel all the way and meet each other. So if we can join the two civilizations together and revive the old ties with the contemporary history, that's what our chamber is going to do. It will be a platform for the bringing people together and improving the investment opportunity in both sides. Can you please tell us about more the yesterday events? So many eminent personalities were there, many ministers were there, MOS Kirti Vardhan was also there. Yes, the Honorable Minister of State, Mr. Kirti, he was there, and he was our chief guest, and we had the Arab League Secretary General Ahmad Abul Ghait, and we had also the Honorable Secretary General of the India, the Arab Chambers, Chamber Union, and he was also with us, the Union of Arab Chambers, and he's a former minister. And plus, because of the event, we had so many of the Arab dignitaries and ministers attending the event, including a large number of Indian corporate and investors, including Naveen Jain and Doval, and name it, and many of the Indian company. So that shows you also how much is people attached to this chamber to improve the relation, and that itself, the party by itself, the event by itself, is speaking volume about the people acceptance and willingness to do business. You know, Sapna, we have 10 million Indian are living in the Gulf country. We have 14 million Indian visiting the region annually. You have more than $50 billion revenue coming. So this by itself, the Indian presence in the Gulf country, is an asset. And that shows you that there is a trust-based relation between India and the Arab world. It's not only buyer and seller. As you know, the relation is built on the trust and exchange of knowledge, civilization, scientific. Indian zero traveled to Arab country, numerical Arab numerical came to India. The books of Indian textbook were in Cairo, and it was also in Baghdad. And the Indian university like Nalanda and Takshashila both have received Arab scholars. So that is the historical ties we wanted to build on. Yeah. If we again ask about the chamber which inaugurated yesterday, so what will be the major work of that chamber? The major work of the chamber, of course, will be attesting most of the contract taking place in India. We will issue the certificate of origin. We will start having a program of having seminar, exhibition from different Arab countries. And also we are linked to 22 Arab chambers in the Arab world. North African countries, all Arabs, and then you have the GCC, then you have West Asia. So all these countries will be will be sending us their what's happening in their country and the business opportunities. So what we do here is we select Indian company, members of our chamber, and we send it openly to every Indian business entity. Then we take a team, a delegation of businessmen to the Arab countries. Similarly, we are planning to make in India exhibitions for the Arab world to come and see. So we will have business opportunities on both sides. So that's how we can build up this relation. See, the target for us is $250 billion is the bilateral trade between Arab and India. Now there are Arab countries who committed $200 billion investment in India, like UAE, like Saudi Arabia, like Qatar, like also Kuwait. This also will help in building this strong relation. And that's why we said you have more than 50 big projects that cost billions of dollars to be explored by the chamber, which we will be able to guide the people, give them the economic viabilities of the business, and then we will be able to take the right person to invest, and vice versa as well. Yes. You are oldest foreigner correspondent in India. If I ask you about the budget which is coming tomorrow, 1st February, what's your expectation from this budget? I think the finance minister will be a little softer for the common man, because they cannot afford, the common man has to be pleased with the outcome of this.
Having said that, I would say also there will be some changes in the tax reforms in India, because this is one of the major events, the GST and all has have a great impact on Indian export and all. Thirdly, which is more important, after the American tariffs in India has created lots of, reshaping of the economic strategy for India. So I think the finance minister will look into the issues of putting some sort of incentive for Indian to export, because after the American tariff, India is looking for more access to market outside. Also, India wanted to have foreign direct investment to increase, and especially in infrastructures, in military, in defense, in the space. So we are promoting the Indian, where India can offer, what India can offer in the pharmaceutical industry, food processing, and also cold chain. All this is also can be complementarity of the Arab requirement from India. So I believe she has to be soft, she has to give lots of incentive and remove lots of the barriers to invest, to increase the direct investment in India. How do you see India growing on international level? See, to be honest, I've been covering India for the last 4 decades. Yes. And my coverage of India have seen lots of changes. Yes. And we know for the last 1-2 decades, India has been emerging as a superpower economically. Now the 3rd largest economic in the world. India is $4.35 trillion economy, and a very good growth rate. The economy is doing very well. So all this have given India a place in the international global map as a multipolar world is emerging. South cooperation, India leading rule in the BRICS or in the Shanghai corporations in the G20. All this give you an indication that India is emerging not power, as also as a military power. And they're using their soft power to be involved, to be everywhere in the world. And I think they have succeeded, because we in Arab world, how we see India actually, we see India not only as a partner, we see India as a trusted partner. And we have been advocating for a strong relation with India, because we know if India and the Arab world come together, you're having 1.4 billion population. We have 400 billion consumers, 400 million consumers, and 1 billion people, the total population will be between the two. It's a huge market. So I think that gives you access to 3 continents, Africa, Asia, and also European continent. So that's how the relation can be built on trust and on a mutual benefit for the people. PM Modi received a phone call from Venezuela acting president. So what do you think about, as President Trump already making a pressure on India to buy oil from Venezuela, not to Russia? What's your opinion on it? I think one of the main reasons for the United States to hijack the president and his wife of Venezuela, Maduro, and also to make the American company now producing the oil of Venezuela, looting their oil, because knowingly that India is already we're buying the Venezuelan oil, and it's a heavy oil, and there's $1 billion still at stake for India with the oil sector. So America will be more than happy to give India certain incentive that they will be able to buy the oil from Venezuela to stay there for India away from the Russian oil, because there are lots of pressure in India. If you know, and you know, I mean, the president have also putting extra tax, an extra tariff on in India, because they're buying the Russian oil. And India have been little bit declined in accepting that pressure, but however they have reduced the independent on Russian oil. And I think Venezuela, to buy it at this stage from the American point of view, or I mean from the American side, is nothing. This is a looted goods, and India should not succumb to the pressure of the US. My another question is about UAE president went to India. That was a very short tour. He met to PM Modi and he went back. There was many rumor about that tour. What do you think about that? You know, see, the UAE is the, I think, one of the #1 partner, economic partner with India. You have the largest Indian diaspora, expats living there. You have 4.5 million Indian living only in UAE, which give it the largest foreign community or expats in the Gulf country is in India.
So the relation has been over the last one decade have been building up on a trust between the two leaders. And I think the chemistry worked very well between the Indian Prime Minister and Mohammed bin Zayed, the leader of UAE. Yes. So that sort of relation have built up on a trust basis, and because there is a commitment from UAE into increasing investment in India. Having said that, I would say also the changes, the geopolitical changes in the region, now making UAE searching for a new partners in a security, in a reshaping of the regional environment in the region. So because we saw Saudi Arabia, Pakistan, Turkey coming at one side, now they are coming, they came to India, he went to Russia, he is expanding his own influence, and he wanted a good relation to balance the regional power. Yes. So I think India understands this relation is very important for India, but I am sure that India will not succumb to any pressure or have any bilateral relation at the cost of the third country. Thank you so much for talking to us. You have given all the answer very detailed. So this was the Dr. Wael Awad who was talking to us. Thank you.